बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऑल्दो हमें ये तो पता है कि इस वक्त अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ के दरमियान हालात जो हैं या मामलात या ताल्लुकात जो हैं वो उस तरह से नहीं है जिस तरह से आज कह लें कि 6 महीने पहले थे। रीज़न क्या है? रीज़न है ग्रीनलैंड। और जिस तरह से अमेरिका का प्रेसिडेंट ट्रंप इस वक्त ग्रीनलैंड के पीछे पड़ा हुआ है, बहुत से यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं वो अमेरिका को अब बहुत ज़्यादा शक की निगाह से देख रहे हैं। लेकिन फिर भी ये जो नेटो इत्तेहाद है ये इस वक्त अब कह लें कि मिडल ईस्ट के अंदर भी इकट्ठा हो रहा है। जिस तरह से आप जानते ही हैं कि अमेरिका ने यूरोप से असला उठा के अब मिडल ईस्ट के अंदर डंप करना शुरू कर दिया है, और मोस्टली एनालिस्ट का ख्याल यही है कि ये असला अमेरिका ईरान पे हमले के लिए जो है वो यहाँ पे लेके आया है, और किसी भी वक्त ईरान के ऊपर जो है वो एक बड़ा हमला किया जा सकता है। तो वहाँ पे अमेरिका का जो पुराना एलाय है यूनाइटेड किंगडम, उसने भी अपनी रॉयल एयरफोर्स के यूरोफाइटर टाइफून जहाज जो हैं वो कतर में डिप्लॉय कर दिए हैं। रॉयल एयरफोर्स ने अपने 12 यूरोफाइटर जहाज जो हैं वो कतर भेजे हैं। अब ये कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है, लेकिन बताया यही जाता है कि ये जहाज अमेरिका की जो ईरान के ऊपर स्ट्राइक की जाएगी उसके अंदर जो है वो हिस्सेदार तो नहीं होंगे, लेकिन उस कैंपेन के अंदर अमेरिका की मदद जरूर करेंगे। अब अगर हमला ही नहीं करेंगे तो फिर मदद कैसे करेंगे? ये 12 यूरोफाइटर जहाज जो हैं ये कतर के अंदर रहते हुए एयर डिफेंस का काम करेंगे, और ईरान की तरफ से अगर कोई रिटेलिएशन की जाती है, मतलब आप जानते ही हैं कि ईरान ने पिछली दफा भी जब अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स ईरान में जाके बमबारी करके आए थे तब ईरान ने कुछ मिसाइल्स जो हैं वो कतर पे फेंके थे। तो ये जो 12 यूरोफाइटर टाइफून्स हैं ये ईरान की तरफ से किसी भी मुमकिन हमले के लिए जो है वो कतर की प्रोटेक्शन या कह लें कि अमेरिकन एयर बेसिस की प्रोटेक्शन के लिए जो है वहां पे भेजे गए हैं। और खास तौर पे ईरान के जो ड्रोन्स अगर फायर किए जाते हैं तो ये 12 यूरोफाइटर जहाज उन ड्रोन्स को रोकेंगे। अगर ईरान अपना कोई एयरफोर्स का जहाज भेजता है तो उसको रोकेंगे। आप कह लें कि रॉयल एयरफोर्स के ये यूरोफाइटर जहाज ईरान की एयरफोर्स और उसके ड्रोन्स को रोकने के लिए जो है वो कतर में डिप्लॉय किए गए हैं। वैसे तो अमेरिका को खुद से कोई जरूरत नहीं है। अमेरिका ने अपना USS अब्राहम लिंकन सुपर कैरियर जो है वो इस रीजन में भेज दिया है। 8 आर्लेबर्ग क्लास के डिस्ट्रॉयर्स जो हैं वो यहाँ पे पहुंच चुके हैं। उनके साथ साथ डेफिनेटली टिकोंडेरोगा क्लास के भी क्रूजर्स जो हैं वो यहाँ पे आ चुके हैं। उसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि C-17 और C-5 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के जरिए से बहुत सा सामान जो है मिलिट्री इक्विपमेंट मिडल ईस्ट के अंदर भेजा गया है, और मिडल ईस्ट की 4-5 डिफरेंट एयर बेसिस के ऊपर जो है वो अमेरिकन ने ये सामान भेजा। अब ये जो रॉयल एयरफोर्स के जहाज हैं ये किस किस्म की प्रोटेक्शन देंगे अमेरिकन इक्विपमेंट को या अमेरिकन बेसिस को? तो बताया जाता है कि ईरान के जो लो एंड थ्रेट्स के शहीद 136 वन वे अटैक ड्रोन्स हैं उनसे प्रोटेक्शन के लिए जो है वो इन यूरोफाइटर जहाज़ों का इस्तेमाल किया जा सकेगा। ये यूरोफाइटर जहाज ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल्स को तो नहीं रोक सकते क्योंकि इनकी जो डिफेंसिव कैपेबिलिटीज हैं वो इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन ये ड्रोन्स और अगर कोई फाइटर जेट आता है तो उनको रोकने के लिए ये यूरोफाइटर जहाज जो है वो एडिक्वेट समझे जाते हैं। लेकिन रॉयल एयरफोर्स के जो यूरोफाइटर फ्लीट है उसके बारे में भी अभी बहुत ज्यादा जो है वो स्केप्टिसिज्म है, और समझा ये जाता है कि ये जहाज अब एक तो पुराने हो गए हैं और किसी भी हाई इंटेंसिटी वॉरफेयर के लिए जो है वो इतने ज्यादा कारआमद भी नहीं है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि इनके अंदर आज भी मैकेनिकली स्कैंड रेडार्स जो हैं वो लगे हुए हैं जिनको जैम करना बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, और अगर इनको जैम कर दिया जाए तो पायलट की जो सिचुएशनल अवेयरनेस है वो बहुत ज्यादा डिमिनिश हो जाती है। उसके अलावा इन जहाजों की अपनी जो इलेक्ट्रॉनिक अटैक की कैपेबिलिटीज होती हैं वो भी कोई बहुत ज्यादा इतनी अच्छी नहीं होती एज कम्पेयर टू ईसा रेडार्स, तो जिसकी वजह से ये फाइटर जेट्स जो हैं वो पुराने हो चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ भी ईरान है, उस बेचारे के पास कितने कोई हाईटेक वेपनरी जो है वो इस वक्त अवेलेबल है। इस वक्त ईरान के पास जो बेस्ट फाइटर जेट समझा जाता है वो MiG-29 है। उसके अलावा कुछ बहुत ही पुराने F-14 जहाज हैं, कुछ Su-24 हैं, या कुछ और पुराने F-4 जहाज जो हैं वो भी ईरान इस वक्त पोजेस करता है। तो ये जो रॉयल एयरफोर्स के यूरोफाइटर्स हैं ये ईरान के किसी भी फाइटर जेट के मुकाबले में जो है वो बेहतरीन है और उनसे ज्यादा बेहतर जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। वैसे भी ये जो यूनाइटेड किंगडम है ये आहिस्ता आहिस्ता अपनी एयरफोर्स के अंदर यूरोफाइटर के नंबर को जो है वो रिड्यूस करता जा रहा है। अभी पिछले दिनों मैंने आपको बताया था कि सिर्फ 40 जहाज ऐसे चूज किए गए हैं जिनके ऊपर ये ECRS Mk2 ईसा रेडार्स जो हैं वो इंस्टॉल किए जाएंगे। बाकी जितने भी ये यूरोफाइटर्स हैं उनके ऊपर मैकेनिकली स्कैंड रेडार्स जो हैं वो लगे रहेंगे।
اور میرا خیال ہے کہ ان کو اسی طرح کے اسکرمشز کے اندر جو ہے وہ بھیجا جائے گا جہاں پہ آپ کے ایڈورسری کے پاس کو بہت زیادہ بہتر جہاز نہیں ہے، جیسے کہ یہ اس وقت ہم ایران کی صورت میں دیکھ رہے ہیں، کیونکہ یو کے کا جو اس وقت سارا فوکس ہے نا وہ کہہ لیں کہ F-35 کی طرف شفٹ ہو چکا ہوا ہے، اور نومبر 2024 کے بعد سے لے کے آج تک کہہ لیں کہ تقریباً 15 مہینوں کے اندر یونائٹڈ کنگڈم نے یورو فائٹر جہازوں کا کوئی بھی آرڈر پلیس نہیں کیا، لیکن اس کی جگہ پہ F-35A جہاز لینے کا جو ہے وہ ان کا ارادہ ہے۔ اس سے پہلے یو کے جو ہے وہ F-35B جہاز استعمال کر رہا تھا اپنی ایئر فورس کے لیے بھی اور اپنی نیوی کے لیے بھی، لیکن اب یو کے نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے، انگلینڈ نے کہہ لیں ڈیسائیڈ کیا ہے کہ وہ F-35A جہاز بھی لیں گے، جو کہ ایک ماڈرن ایڈوانس 5th جنریشن کا اسٹیلتھ ایئر کرافٹ ہے، اور یورو فائٹر کے مقابلے میں تو بڑا زبردست ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ یورو فائٹر یو کے کا اپنا جہاز ہے، اس میں یو کے انویسٹ نہیں کر رہا۔ F-35A جو ہے یا F-35B جو ہے وہ امریکہ کا بنا ہوا جہاز ہے، اس میں وہ انویسٹ کر رہے ہیں۔ خیر اس کے اپنے بینیفٹس ہیں کہ ایک تو یہ جو F-35A جہاز ہے یہ بہتر الیکٹرانک وارفیئر سسٹمز کے ساتھ آتا ہے، الیکٹرانک اٹیک اس سے جو ہے وہ بہتر طریقے سے کیا جا سکتا ہے، ISR مشنز جو ہیں یہ F-35 جہاز بہتر پرفارم کر سکتا ہے، یعنی کہ انٹیلیجنس، سرویلنس، ریکونیسنس، تو اس وجہ سے یو کے کو یہ F-35 جہاز جو ہے وہ زیادہ لوکریٹو لگتا ہے، اور یہ جہاز امریکہ نے بھی اب اس ریجن میں بھیج دیے ہیں ایران کے اوپر حملے کے لیے، مطلب ابھی تو حملہ نہیں ہوا لیکن سمجھا یہی جا رہا ہے کہ یہ ایران کے اوپر حملے کے لیے ہی بھیجے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ امریکہ نے EA-18G گراؤلر جہاز جو ہیں وہ بھیجے ہیں، جو کہ ڈیڈیکیٹڈ الیکٹرانک اٹیک کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں، سپریشن اینڈ ڈسٹرکشن آف انیمی ایئر ڈیفنس کے لیے جو ہے وہ یوز ہوتے ہیں۔ F-15 جہاز امریکن ایئر فورس یوز کرتی ہے، وہ بھی امریکہ نے پہنچا دیے ہیں۔ F-18 جہاز سپر ہارنیٹس جن کو آپ کہتے ہیں وہ امریکن نیوی یوز کرتی ہے، وہ بھی اس وقت جو ہیں وہ اس ریجن میں آ چکے ہوئے ہیں، اور اسٹرائک آپریشنز کے لیے یا ملٹی رول آپریشنز کے لیے، ہیوی پے لوڈز لے جانے کے لیے جو ہیں یہ دونوں جہاز بڑے زبردست ہیں، جبکہ یہ جو یورو فائٹر جہاز ہیں یہ ایئر ڈیفنس کے لیے ہی جو ہے وہ بہتر سمجھے جاتے ہیں۔ خیر امریکہ کے جو F-15 جہاز ہیں یہ بھی بڑے زبردست جہاز ہیں، ان کے اندر بھی بڑے پاورفل ریڈارز جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں، اور یہ جو F-15 ہیں یہ ڈیفینیٹلی یورو فائٹر سے بڑے اور ہیویئر جہاز ہیں، زیادہ دیر ہوا کے اندر رہ سکتے ہیں، ان کے جو سینسرز ہیں آئی بلیو کہ وہ یورو فائٹر کے سینسر سے زیادہ بہتر ہیں، لیکن پھر بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یونائٹڈ کنگڈم نے ایک ٹوکن انٹری جو ہے وہ دی ہے ایران کے خلاف کسی بھی ممکنہ حملے کی صورت میں، اور کہہ لیں کہ یو کے جو ہے وہ اس وقت امریکہ کا ساتھ جو ہے وہ ایسا اتنا زیادہ نہیں چھوڑنا چاہتا۔ گرین لینڈ کے اوپر اس کے معاملات اپنی جگہ پہ، لیکن ایک دم یو کے امریکہ کا ساتھ بھی نہیں چھوڑنا چاہتا، اور اس لیے اس نے یہ 12 جہاز جو ہیں وہ قطر میں بھیج دیے ہیں تاکہ امریکن بیسز کو جو ہے وہ پروٹیکٹ رکھا جا سکے، امریکہ کو بھی خوش کر دیا، اور کہہ لیں کہ جنگ میں ایز سچ کسی آفینس میں جو ہے وہ حصہ بھی نہیں لیا۔ تو اچھی پالیسی ہے، یورپینز کو بھی خوش رکھو، امریکنز کو بھی خوش رکھو۔ تو دوستو یہ ایک چھوٹی سی انفارمیشن تھی، سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں، ہوپفلی آپ کو آج کی ویڈیو، آج کی انفارمیشن پسند آئی ہوگی۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، تھینک یو، اللہ حافظ۔